भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। जोशीमठ के प्रभावितों की मदद के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। अब प्रभावितों के लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है और शासन ने 45 करोड़ की धनराशि डीएम चमोली को जारी की है। 1.5 लाख की अंतरिम सहायता के लिए धनराशि जारी की गई है ताकि प्रभावित लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। तो जोशीमठ संकट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर खुद डटे हुए हैं और भू धंसाव को लेकर सीएम की कई अहम बैठकें भी होनी है। प्रभावित परिवारों को आंतरिक पैकेज और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति की बैठक होनी है। वे सेना के अधिकारियों के साथ भी सीएम बैठक करेंगे। इसके साथ ही आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ भी बैठक मुख्यमंत्री की रहेगी। एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। साथ ही भू धंसाव की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों के साथ बैठक करेंगे और फिर से 11 बजे जिले के तमाम अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वैज्ञानिकों के साथ भी बैठक रहेगी और भूगर्भीय वैज्ञानिक भी लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लगातार फैक्ट्स को इकट्ठा किया जा रहा है, किन फैक्टर्स की वजह से ये आपदा आई है, इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो आज सीएम धामी भू धंसाव पर अहम बैठक करने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकें रहेंगी, सेना के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी और थोड़ी देर पहले आपने मुख्यमंत्री को भी सुना। सरकार पूरी मदद करेगी प्रभावितों की, ये उनकी ओर से कहा गया। जोशीमठ से चांदनी धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। चांदनी, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं ये भी बताइएगा और साथ ही आज जो बैठकों का दौर लगातार जारी रहने वाला है, कई महत्वपूर्ण बैठकें आज होंगी अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री की और एसडीआरएफ के तमाम अधिकारियों से भी होगी। तो एक्शन में सीएम धामी यहां पर नजर आ रहे हैं। बैठकें कितने बजे, कौन सी बैठकें होनी है, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल शीनम, क्योंकि आज बैठकों का दौर जारी होगा और इस बैठक की अगर बात की जाए तो अब से थोड़ी देर के बाद जो बैठकें हैं वो शुरू हो जाएंगी और तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं वो भी लगातार लगी हुई हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार जोशीमठ में जो अचानक से दरारें पड़नी शुरू हुई उसकी क्या वजह हो सकती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ये लगातार जो जानकार है वो भी यही कह रहे हैं कि साल 1976 में एक ऐसी आपदा आई थी जिसमें विकास कार्य को रोकने की बात की गई थी कि विकास कार्य अगर नहीं होते हैं तो शायद ये स्थितियां अब दोबारा ना बने, लेकिन वापस से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। जैसा कि आप भी जानती होंगी, जोशीमठ में सर्वे कराया जा रहा है, सर्वे के जरिए एक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि आखिरकार इसकी मुख्य वजह क्या मानी जा रही है। हालांकि ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो बैठक होने वाली है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, उस बैठक से जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये एक मांग है, सामने आई है कि जो उनका घर है, जो उनका आशियाना उनसे छूट रहा है, उसका जो मुआवजा है वो दिया जाए और जो मुआवजा दिया जाए वो बद्रीनाथ की तर्ज पर दिया जाए। जब बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तैयार हुआ था, विकास हो रहा था, जिस तर्ज पर वहां के लोगों को मुआवजा दिया गया था उसी तर्ज पर लोगों को यहां पर भी मुआवजा दिया
जाए, ये लोगों की तरफ से मांग है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राहत शिविर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे शीनम, मैं वहीं पर मौजूद हूं। ये वही राहत शिविर है जो प्रशासन की तरफ से बनाया गया है, सरकार की तरफ से बनाया गया है। लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है ताकि सबसे पहले लोग सुरक्षित रहे और अपनी परिवार के साथ में वो रहे। ये वही राहत शिविर है जहां 6 परिवार है, 6 परिवार के लोग यहां पर रह रहे हैं और सारी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। शासन प्रशासन की टीम जो है वो भी यहां पर मौके पर मौजूद है। कुछ लोग भी हैं यहां पर, उनसे बात करेंगे, उनसे खुद भी जानेंगे कि उनकी क्या तकलीफें हैं और यहां पर जो राहत शिविर है वहां पर किस तरह की व्यवस्था उनको मिल रही है। चलिए मेरे साथ और बातचीत ही कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। आप राहत शिविर में रह, अच्छा ठीक है, आप राहत शिविर में रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ, अच्छा। कितने दिन से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 3 तारीख से यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, 3 तारीख से रह रहे हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? व्यवस्था एक वो कमरा मिला है, सामने दिख रहा है जी, उसी में पूरी फैमिली एडजस्ट हो रखी है। हाँ। और एक छोटी सी हमारी ये 6 माह की होती है। हाँ। तो एक कोने में थोड़ा गैस लगा रखा है ताकि उसको दूध गर्म करना, गर्म पानी उसके लिए वो रखा है। और बाकी हमारे पास यहाँ पर ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, तो देखा सुना अभी आपने शीनम की यहाँ पे जो शिविर व्यवस्था की गई है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं कि जो कमरे हैं जिसमें लोगों को ठहराया गया है उसकी क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एक रूम है उसमें 3 से 4 लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, एक कमरे में एक परिवार को रखा जा रहा है। अब जैसे मैं ये एक अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा वो एक बार आए, और ये वो रूम है जिसमें परिवारों को रखा जा रहा है। एक रूम में एक परिवार को रखा जा रहा है और इसी में छोटे से किचन की व्यवस्था भी की गई है और जितना सामान बस इसमें आ सकता है उतने सामान को इसमें रखने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकती हैं। दूसरी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जो दूसरा रूम है वो भी जरा दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और व्यवस्थाएं की गई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो जरा इधर आ जाए और दिखाए तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। शीनम देखिए, क्योंकि तस्वीरों के जरिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से राहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये भी एक रूम है, इसमें भी एक साथ 4 से 5 लोग रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर किचन की व्यवस्था दी गई है ताकि आप कुछ खाना चाहें, कुछ चाय बना के पीना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये एक कमरे में ये थोड़ा सा एरिया किचन का दिया गया है। ये अपने साथ बेड लेकर आए हैं जो परिवार है यहाँ का। और देखिए यहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है। मतलब एक ही रूम में आपको सारी व्यवस्था जो है वो उपलब्ध कराई गई है। और जो ये इस रूम में रहती हैं, जो राहत शिविर में रह रही हैं, उनसे खुद भी बातचीत करते हैं। आप इधर आ जाइए जरा इनसे। अच्छा, हाँ, वहां पर भी इनको दिया गया है क्योंकि इनकी बड़ी फैमिली हो सकती है, क्योंकि सबको देख के सारी व्यवस्था करनी होती है। और चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं। इधर आ जाइए जरा आप। हाँ, क्या नाम है आपका? आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरा नाम अंजलि रावत है। हाँ, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? हम 3 तारीख से। 3 तारीख से। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रशासन की तरफ से? बस एक रूम दे रखा है हमको यहाँ पे। अच्छा, हाँ। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कब कब आपको खाने पीने के लिए चीजें यहाँ पर मिल रही हैं? खाने की व्यवस्था तो ठीक है और रहने के लिए जो रूम दे रखा वो भी सही है, लेकिन हाँ। जो है कि अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करना, किचन की व्यवस्था वो नहीं हो पा रही है। और फिर जो है कि अपना घर तो जैसा हम अपने घर में रहते थे वैसे तो यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, वही है बस। हाँ, तो शीनम अभी आपने सुना यहाँ पर कि एक रूम मिला है, एक रूम में ही रहना है, एक रूम में ही सारी व्यवस्थाएं करना है। परेशानियां हो रही हैं, थोड़ी परेशानी जरूर लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन कोशिश यहाँ पर पूरी की गई है ताकि इंतजाम इतने कर दिए जाएं कि कुछ वक्त के लिए वो राहत शिविर में अपना वक्त बिता पाए। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीर आप दिखा पाएंगे? आज जो बैठकों का दौर जारी रहने वाला है, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या यहाँ पर भी कोई बैठक होनी है और लोकेशंस क्या क्या रहेंगी बैठकों की, ये भी बताइएगा। देखिए, मैं अभी नरसिंह मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 से 1.5 घंटे तक यहां पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री अभी यहां से निकले हैं, लेकिन आप देखिए कि आपदा का कितना व्यापक प्रभाव होता है। मैं नरसिंह मंदिर के पास हूं। अभी जब मैं मंदिर से बाहर निकल रहा था तो आप ये देखिए, ये पूरा जो ट्रक है ये लोगों का सामान है जो शिफ्ट कर रहे हैं आपदा प्रभावितों का। तो बड़ी संख्या में लोग जिनके घरों में दरार आ गई, जिनके घर दसाव की चपेट में आ गए, वो इसी तरह से शिफ्टिंग उनकी चल रही है। अब जाएं कहाँ लोग, ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि 750 के आसपास परिवार हैं। कईयों के नाते रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। शहर के दूसरे हिस्से में लोग वहाँ जा रहे हैं, कई लोग किराए पर जा रहे हैं और
कई लोग जो प्रशासन के द्वारा जो राहत शिविर बनाए गए हैं उन राहत शिविरों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो आज का शेड्यूल है, अभी मुख्यमंत्री यहाँ से पूजा अर्चना करके लौटे हैं। उन्होंने जोशीमठ की, उत्तराखंड की खुशहाली की यहाँ पर भगवान नरसिंह से यहाँ पर कामना की। मुख्यमंत्री का कहना था कि आपदा प्रभावितों के साथ पूरी सरकार खड़ी है, उनके कुशल क्षेम के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना हुई। अब मुख्यमंत्री यहाँ से जाकर आईटीबीपी कैंप में जाएंगे, जहाँ पर वो अलग अलग मीटिंगें करेंगे। आपदा प्रभावितों के साथ मीटिंग करेंगे। आपदा प्रभावितों के लिए जो कमेटी बनाई गई है कि मुआवजा वितरण से लेकर पुनर्वास तक के लिए, उस कमेटी से मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगे और आगे की एक रूपरेखा बनाई जाएगी कि जो प्रभावित हैं उनको फौरी तौर पर राहत कैसे दी जाए और उनका पुनर्वास की क्या व्यवस्था हो। फौरी तौर पर जो राहत की जो कल सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार को अंतरिम सहायता के रूप में सरकार 1.5 लाख रुपए देगी, उसके लिए आज 45 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। ये डीएम चमोली के विवेकाधीन रखा गया है। डीएम चमोली जब चाहेंगे आपदा प्रभावितों को ये राशि बांटनी शुरू कर दी जाएगी। और जहां तक जो पुनर्वास की बात है, वो आज पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों से, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट और जानकारियां हम आपसे लेते रहेंगे। चांदनी भी जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जोशीमठ में संकट अभी बरकरार के, लेकिन सिंगदार वार्ड में लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं और अब पोस्ट ऑफिस में भी लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे जोशी मार्ग स्थित पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग भी खतरे की जद में आ गई है। और जोशीमठ में लगभग 23 पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं जिनका ये कहना है कि प्रशासन को बता दिया गया है पोस्ट ऑफिस को अगर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। तो पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है शिफ्टिंग को लेकर भी, अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर दरारें और ज्यादा चौड़ी होती हैं। कुछ दरारें आगे पीछे आ चुकी हैं और अगल बगल का एरिया जो डेंजर जोन में प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है, उसमें उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस भी है और आने वाले भविष्य में सबके लिए खतरा बना हुआ है। जोशीमठ में संकट गहराता जा रहा है, वहीं मौसम भी मुसीबत को बढ़ा रहा है। देर रात हुई हल्की बारिश ने चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। कर लेते हैं, मौसम भी यहाँ पर ठीक नहीं है। मौसम की मार जो है वो स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है। मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। बर्फबारी हुई है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए और इस तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है जब ये भारी बर्फबारी हुई है उसके बाद निचले इलाके में किस तरीके से ठंड बढ़ गई है और जो दरारें हैं उसमें भी नमी आ गई है। नमी आने की वजह से दरारें और जो है वो बढ़ती चली जा रही है, दरारें जो है और मोटी होती चली जा रही है। तो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं चांदनी धवन, जोशीमठ। जोशीमठ में अब प्रभावितों का पुनर्वास एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार ने प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पेच अभी भी बहुत फंसे हुए हैं। जोशीमठ भूदसाव की जद में अभी तक 723 घर आ चुके हैं। 450 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। चुनौती अब लोगों के पुनर्वास की है। पुनर्वास एवं राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को प्रभावित लोगों से बातचीत की। प्रभावितों की तरफ से अलग अलग सुझाव आए। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें जोशीमठ के आसपास बसाया जाए, कुछ पीपल कोटी में बसने की मांग कर रहे हैं। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग उठी है। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज है, इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जोशीमठ से ज्यादा दूर ना जाएं, उनकी पेशी जो है यहाँ होगी, आसपास में होगी। तो आसपास में एक गांव का उन्होंने सजेशन भी दिया है कि जैसे न्यू टेहरी बनी थी ऐसे एक न्यू जोशीमठ बनाया जाए, वहां पर बसाया जाए। ये कुछ लोगों की मांग है और कुछ लोगों का मांग है वन टाइम सेटलमेंट हो जाए, हमें कैश धनराशि दे दी जाए, हम अपने मर्जी से जहाँ जाना है जाएंगे। और जो होटलियर्स हैं ये पीपल कोटी जाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से प्रभावितों को मार्केट रेट पर मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन इसको लेकर भी प्रभावितों में संशय बना हुआ है। प्रभावितों का कहना है कि मार्केट रेट क्या हो ये ही तय नहीं है, हर जगह जमीनों के अलग अलग रेट हैं। तो हमने मार्केट रेट से मांगा है। मार्केट रेट जोशीमठ का रोड के पास कुछ और है, रोड से दूर भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, कारण कि पूरी पर्यटन नगरी है। 6 महीने बद्रीनाथ, 6 महीने औली चलता है, तो बद्रीनाथ का रेट पूरा जो वर्तमान में मार्केट रेट चल रहा है
ये लोग अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मार्केट रेट है क्या, देंगे क्या। बात जहाँ की तहाँ फंसी है। बहरहाल सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्रभावितों की हर शंका का समाधान किया जाए, लेकिन प्रभावितों का एक बड़ा धड़ा अभी भी धरने पर बैठा हुआ है। अब ये देखना होगा कि सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है। जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी के चंबा में टनल के ऊपर मकानों में दरारें पड़ने लगी है। लोग दहशत में हैं। प्रभावित लोगों ने अभी तक मुआवजा न मिलने की बात कही है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा मार्केट के नीचे 440 मीटर टनल का निर्माण किया गया है और टनल निर्माण की शुरुआत से ही टनल के ऊपर के मकानों में दरारें बढ़ने लगी थी, जिसके बाद लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। हरिद्वार में हाथियों का एक झुंड जगजीतपुर क्षेत्र में लक्सर रोड पर आ धमका और हाथियों के झुंड को वहां पर देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर चल रही गाड़ियां भी रुक गई। हाथियों के गुजरने के बाद ही आवाजाही यहां पर शुरू हो पाई और सूचना पाकर वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा। लाइट बंद कर दे यार, निकल जाएगा। चमोली में देर रात हल्की बारिश हुई। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी जमकर बर्फबारी हुई है। तो बद्रीनाथ और हेमकुंड में भी बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, औली में पहली बर्फबारी हुई है सीजन की। अब पहाड़ जो है पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढकना शुरू हो गए। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी हुई।